नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आपके एग्जामिनेशंस अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और आज हम लोग आज के एग्जाम यानी 18 जनवरी के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, स्पेशली जीके जीएस में, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखिए। आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। ये सारे प्रश्न आज के एग्जाम के लिए आए हुए 100% रियल प्रश्न हैं, सो ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न पूछा गया कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ बर्ड को, ध्यान रखिए। और ये जियोलॉजी की एक शाखा है, इसके अंतर्गत जो है पक्षियों के अध्ययन या तो शोध कार्य किए जाते हैं। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी एक प्रश्न और पूछ लिया गया कि भारत के पक्षी विज्ञान के पितामह यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और जहां तक जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं की बात आती है तो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ लिमिटेड है जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार से पुष्पों का अध्ययन यानी जो फूल होते हैं पुष्प, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट बताइए। मछलियों के अध्ययन को ध्यान रखिए, मछलियों के अध्ययन को एक्सोलॉजी कहा जाता है, जबकि मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया कि इनमें से कौन कंप्यूटर का वायरस नहीं है? तो ध्यान रखिए, कंप्यूटर के वायरस में टॉर्जन जो होते हैं, वर्म होते हैं और वायरस, ये सारे कंप्यूटर के वायरस होते हैं, जबकि पाइथन जो है ये एक लैंग्वेज है, न कि कंप्यूटर का वायरस है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखिए, बेसिक सा डिफरेंस याद रखिए, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जिन चीज़ों को हम लोग आसानी से टच कर सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, वो सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, और जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नॉर्मली जैसे पावर सप्लाई होते हैं, स्पीकर होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हार्ड डिस्क होता है, ये रैम होते हैं, सीपीयू होते हैं, मेन बोर्ड जो होते हैं यानी मदरबोर्ड, ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, यानी कि इससे हम लोग टच कर सकते हैं। उसके कैबिनेट को टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, स्पीकर को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसे हार्डवेयर कहा जाता है। जबकि जिन चीज़ों को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि क्या आप कभी भी गूगल क्रोम को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कभी भी विंडो जो होते हैं, गूगल की जो विंडो होती है उसको कभी टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या तो जो पीडीएफ रीडर होते हैं, एक्रोबैट रीडर, इनको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती है, और जिसको टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ध्यान रखिए। अब बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू राव। यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि। एक लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह है नागालैंड में। इसके बाद रिवर की बात करते हैं तो देखियो रिवर यहाँ से बहती है। और यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे? तो यहाँ का हाईकोर्ट जो है वो गुवाहाटी में है, ध्यान रखिए। और ये ऐसे मैप में आप लोग देख पा रहे हैं, ये है नागालैंड। अब एक प्रश्न महात्मा गांधी के बारे में पूछ लिया गया, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था ये पूछ लिया गया। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 यानी 1917 को एक सत्याग्रह हुआ था। इस सत्याग्रह का नाम चंपारण सत्याग्रह दिया गया था, क्योंकि ये बिहार के चंपारण में हुआ था। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। इसके पहले महात्मा गांधी जो पहला सत्याग्रह किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का, जो कि 1917 में किया गया था। अब एक प्रश्न पूछ लिया गया लखनऊ अधिवेशन के बारे में। ध्यान रखिए, प्रत्येक एग्जामिनेशन में एक न एक अधिवेशन के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछा गया लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो एसी मजुमदार जो थे लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, यानी अंबिका चरण मजुमदार जी, इनका पूरा नाम है, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब ये लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था? 1916 यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ
लखनऊ में हुआ था और इसी अधिवेशन में गरम तथा नरम दल जिनकी आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, फिर एक साथ लाया गया था। आपको बता दूं कि लखनऊ अधिवेशन में स्वराज जो प्राप्ति का जो प्रस्ताव है वो भी पारित किया गया था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, पीएमजी दिशा का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएमजी दिशा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। आपको बता दूं कि इस अभियान के तहत जो है एक डाटा के तहत यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए यानी 6 करोड़ लगभग जो ग्रामीण है उनको डिजिटली साक्षर बनाने का लक्ष्य टारगेट लिया गया था 31 मार्च 2020 तक, जो करीबन 40% ग्रामीण परिवारों को कम से कम एक सदस्य जो है डिजिटल रूप से साक्षर हो जाए। इस टारगेट के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। नाम था पीएमजी दिशा। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला प्रश्न पूछा गया कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह। ये जैसे आप लोग बुक देख पा रहे हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, पुस्तक का पूरा नाम है, जिसे कि युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है और उसी के ऊपर जो है ये बेस्ड है बुक। अब एक प्रश्न पूछा गया कि आगरा का जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ध्यान रखिए प्रश्न में कि आगरा के लाल किले की बात की जा रही है, ना कि दिल्ली के लाल किले की। दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, आगरा का लाल किला जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। 1654 यानी 1654 में ये बनाया गया था। ध्यान रखिए। अगर दिल्ली के लाल किले की बात करें तो दिल्ली का लाल किला 5वां मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला, जबकि अकबर के द्वारा जो है वो लाल किला कहां का बनवाया गया था? आगरा का लाल किला बनाया गया था। अब एक प्रश्न पूछ लिया गया कि पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है? ध्यान रखिए, तो ये है भोर घाट। भोर घाट एक दर्रा है जो कि किसको जोड़ता है? जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत के ऊपर बना एक दर्रा है, ध्यान रखिए, और ये मुंबई पुणे मार्ग से होकर गुजरता है, जो मुंबई को अन्य दक्षिणी भारत के भारतीय जो नगर है उनसे जोड़ता है। ध्यान रखिए कौन सा? भोर घाट। अब एक प्रश्न नारा यानी स्लोगन से पूछ लिया गया कि करो और या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कई और नारों के बारे में पूछा जाता है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा, दिल्ली चलो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जय हिंद दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, पूर्ण स्वराज दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वेदों की ओर लौटो दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, आराम हराम है दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हे राम दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि भारत छोड़ो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था 1965 को पाकिस्तान के युद्ध के समय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो इन सारे नारों के बारे में बार बार पूछा जाता है, सो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न पूछ लिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? तो इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। अगर एग्जैक्ट डेट कभी भी पूछ लिया जाए तो 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और अगर प्लेस पूछा जाए कि इस योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी, तो भारत के हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के बारे में बता दो कि बालिका शिशु की देखभाल के लिए इस योजना को शुरुआत की गई है और लिंगानुपात को कम करने और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। अब एक प्रश्न पूछ लिया गया कि 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहां किया गया था? तो ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था परमाणु बम परीक्षण 1998 यानी 1998 को। अब एक प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय संगठन है यानी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन में कई नाम थे तो आंसर हो जाता उसका डीआरडीओ। ध्यान रखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 यानी 1958 को इसका फाउंडेशन हुआ था। ध्यान रखिए हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन है। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए। अब एक प्रश्न पूछ लिया गया कि पहला पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट कब किया गया था यानी और किस देश के द्वारा ये आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिए पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है ये जून 1992 1992 को आयोजित किया गया था। कहां? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया गया कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार मैंने बताया आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का फुल फॉर्म है। इसके अलावा आरआरबी के एक एग्जाम में फॉर्टन का भी फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, जिसका फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। अगर पूछा जाए www का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका यूएसबी का फुल फॉर्म तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। अगर आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, ध्यान रखिए। अगर आपसे HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। यार HTML जिसको बार बार पूछा जाता है तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखिए। बहुत बार पूछा जाता है फॉर्टन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट है। अच्छा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 1 GB बराबर कितना MB होता है तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है। आगे पूछा गया कि पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले का बहिष्कार किया था, तो वो थे भारतीय फुटबॉलर वाईचुंग भूटिया। आगे पूछा गया कि अरब सागर के समांतर कौन सी रेलवे लाइन है, तो कोंकण रेलवे जो है वो अरब सागर के समांतर है, यानी पैरेलल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अकबर की राजधानी कौन सी थी, तो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकरी। अब जब बात अकबर के बारे में आई है तो बता दूं अकबर का शासनकाल 1542 से लेकर 1605 तक था। अकबर के द्वारा कई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई, जिनमें पानीपत का दूसरा युद्ध था जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध था जो मेवाड़ में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है अकबर की जीत हुई थी। रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो था बिरबल। इसके अलावा बार बार पूछा जाता है अकबर के दरबार में सुशोभित नवरत्न के बारे में। नवरत्न कौन कौन से थे? बिरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवंत दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना खां, मुल्ला दो प्याजा और हुकीम हकीम। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अबुल फजल ने ही अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा ही गुजरात विजय के उपरांत किया गया था। एक प्रश्न पूछ लिया गया कि पहला बैंक कौन सा है जो भारत के द्वारा पूर्ण रूप से चलाया गया, तो वह है पंजाब नेशनल बैंक। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि बैंकों का जो नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। पूछा गया कि नियर साइटनेस यानी निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिए निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, जबकि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसे हाइपर माइकोपिया कहा जाता है। अगर हम लोग पास में रखी किसी वस्तु को अगर ध्यान से देखते हैं और क्लियरली नहीं देख पाते हैं तो इस प्रकार के जो आंखों के डिफेक्ट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसको ही हम लोग मायोपिया कहते हैं। अगर दूर की वस्तुओं को हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी मायोपिया को दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, ये भी बार बार पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया कि पीछे की ओर उड़ने वाली चिड़िया को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिए हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसे पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है, तो पक्षी का नाम ध्यान रखिए हमिंग बर्ड है। एक प्रश्न पूछ लिया गया कि ऑक्टोपस के रक्त किस कारण से नीला होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑक्टोपस का रक्त किस कारण से नीला होता है, तो इसमें प्रेजेंस हेमोसाइनिन यानी हेमोसाइनिन के कारण इसका रक्त नीला होता है। एक्चुअली बता दो हेमोसाइनिन जो है कॉपर युक्त एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसके ब्लड को जो क्या करा देता है? ब्लू कलर का बना देता है। तो मुख्य कारण इसके पीछे है होमोसाइनिन। एक प्रश्न पूछ लिया गया कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो एरिस्थोनीज को कहा जाता है भूगोल का पिता। आपको बता दो कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एरिस्थोनीज ने स्थापित किया था, अतएव इसे ही भूगोल का पिता कहा जाता है। एक प्रश्न पूछ लिया गया मनरेगा के बारे में। मनरेगा को किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसे 2006 में शुरू किया गया था। एग्जाम में इसके फुल फॉर्म के बारे में बहुत बार पूछा गया है। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का फुल फॉर्म है। 2006 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है ग्रामीणों को। जब 2006 में इसे लॉन्च किया गया तो इसका नाम नरेगा रखा गया था, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया।
एक प्रश्न पूछ लिया गया कि संयुक्त बैठक के लिए संसद को कौन बुला सकता है, तो उसके बुलाने का पावर होता है किसके पास? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास। एक प्रश्न पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किसकी मुहर थी। पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किसकी मुहर थी, तो उत्तर होगा यूनिकॉर्न सील। अगला प्रश्न पूछा गया कि फूड डाइजेशन सिस्टम की सीरीज क्या है, तो इसकी सही सीरीज है, पहले हम लोग मुंह से खाते हैं, फिर एसोफेगस में जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कोना जो है किस देश की करेंसी है यानी मुद्रा है, तो कोना जो है वो क्रोएशिया की जो है वो करेंसी है। अगला प्रश्न पूछा गया कौन सा राज्य स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन से जुड़ा है, तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये तीनों जो है गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे लंबा रेल नेटवर्क बिछा हुआ है। एक प्रश्न पूछा गया मुंबई और पुणे के बीच में जो पश्चिमी घाट है उसे क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसे भोर घाट के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रपति किस समुदाय से संसद को मनोनीत कर सकता है, तो एंग्लो इंडियन को चुनता है कौन? राष्ट्रपति। अब जब बात आई है राष्ट्रपति की, तो आपको बता दूं राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, अभी वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। ये भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें राष्ट्रपति है। भारत के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो 52 से 78 के बीच में। इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 वर्षों का। भारत के राष्ट्रपति को चुनता कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया, तो 1962 को दिया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो, नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।